फ्रेंड्स, वकालत अड्डा के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट की जेएल लो प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट सीरीज है, जिसके अंदर आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का हमारा क्योट है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। दोस्तों देखिए, आप सभी जो जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अभी आपका टारगेट जेएलओ है या आप किसी जुडिशरी एग्जाम के लिए या अन्य किसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देखिए संसाधन कभी भी किसी के पास संपूर्ण नहीं होते हैं। अगर हम किसी संसाधन के अभाव के कारण अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो दोस्तों देखिए उस चीज से कोई कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो कोट है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका हौसला ही काफी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो इसी कोट के साथ आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे 25 to 30 क्वेश्चंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं आपके सामने रखने की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या पिछले जो प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज टू बी एडजुडिकेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स। जो डिस्प्यूट है किसी भी स्टेट का या सेंटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो जो है न्याय निर्णय किया जाता है, मध्यस्थता की जाती है, मध्य विवाद किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो उसके किस ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है? तो ये आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर। देखिए इसमें जो हमारा आर्टिकल 131 है उसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की। 124 to 147 ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे यूनियन जुडिशरी से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो 131 के अंदर तीन मैटर ऐसे हैं जिनके जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर में आते हैं। एक तो फर्स्ट जो मैटर है वो है कि या तो सेंटर या किसी एक या मोर स्टेट के बीच में कोई भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, जो कि इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा है कि सेंटर के साथ में कोई स्टेट है, सेंटर प्लस स्टेट, एंड किसी अन्य स्टेट के साथ में कोई विवाद होता है, कि मींस किसी स्टेट के साथ में सेंटर भी है और किसी अन्य स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर काउंट होता है। और थर्ड है कि टू और मोर स्टेट्स, कि स्टेट और स्टेट का ही आपस में कोई ऐसा विवाद है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर रखा जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, उसके मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, इसको आपको एनालाइज करते हुए चलना है। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, वो आपका सेंटर प्लस स्टेट का भी पूछा जा सकता है, टू और मोर स्टेट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बात की गई है, विच प्रोविजन हैज बीन एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो इसमें जो है 16 का 4B जो आर्टिकल है उसको इसके अंदर ऐड किया गया था। थर्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर। देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? इसके अंदर दोस्तों जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है उसमें आर्टिकल 12 से 35 आते हैं, जिसमें है राइट टू इक्वेलिटी। 14 to 18 आर्टिकल के अंदर राइट टू इक्वेलिटी को शो किया गया है, जिसमें आर्टिकल 17
एंड आर्टिकल 18 जो 17 है इसमें बताया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। और 18 के अंदर अबोलिशन, इसमें भी अबोलिशन आता है, इसमें आता है टाइटल का अबोलिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट इंडियन सुप्रीम कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है जो नीचे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस एट प्रेजेंट, कि सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट में 31 जजेस से बना है, इतने जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन जनवरी 28, 1950। कंपोजिशन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 124 टू 147। अभी ये मैंने आपको बताया था, यूनियन जुडिशरी 124 टू 147 के अंदर आते हैं। और ये पार्ट 5 है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आता है प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो और इसकी जो स्थापना है, वर्किंग है सुप्रीम कोर्ट की, वो 28 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुई थी, ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग है इसमें, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट 31 जजेस एट प्रेजेंट। देखिए जो आर्टिकल नंबर 124 है उसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उस टाइम पर 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस को रखा गया था। तो टोटल मिलाकर 34, और बाद में ये अमेंडमेंट भी हुई है 2009 के बाद में, तो ये आपको याद रखना। तो इसमें जो फॉल्स है वो है सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट। देखिए ये भी जो प्रावधान है ये भी दिया गया है आर्टिकल नंबर 124 के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है, जिसमें कंडीशन दी गई है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। तो यहां पर बात की गई है कि अगर प्रैक्टिस की हुई हो उसने एज एन एडवोकेट, कितने साल तक एज एन एडवोकेट की प्रैक्टिस की हुई हो। तो देखिए अगर वो हाई कोर्ट में जज के रूप में अगर काम कर रखा है, अगर हाई कोर्ट में जज है और उनको रिक्रूट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, तो वो एटलीस्ट 5 इयर्स तक हाई कोर्ट के जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रखी हो, या अगर हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट काम कर रखा है तो उसकी कंडीशन है वहां पर 10 इयर्स। तो ये आपको याद रखना है कि 5 साल हाई कोर्ट जज में और 10 साल हाई कोर्ट एडवोकेट ही सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल है वहां के जज के लिए अपॉइंट होने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत से अगर बाहर के हैं, बाहर का नागरिक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। एंड फोर्थ, अगर कोई प्रेसिडेंट की नॉलेज में अगर कोई ऐसा जूरिस्ट है, न्यायविद है, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 इयर्स। 6th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउट ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। कि फर्स्ट है, देयर आर मैंडेट फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश है। दीज आर सिमिलर टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। These are consist of social welfare charter of Indian Constitution. On violation of these by state, the court can issue writ, कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का की अवहेलना होती है तो क्या जो कोर्ट है वो रिट को जारी कर सकते हैं। तो इसका यही करेक्ट आंसर है, इसको वो जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे पार्ट नंबर 4 में आते हैं, जो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। तो अगर ये जो है मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनको लागू कर सकती है, और इसमें अवहेलना होने पर किसी भी प्रकार की कोर्ट कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसको किस कंट्री से हमने लिया है संविधान में, तो इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। इसका आयरलैंड आपको याद रखना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो 36 से लेकर 51 आर्टिकल है ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनकॉर्पोरेटेड इन फॉलोइंग आर्टिकल्स, अभी मैंने आपको बताया ऊपर आर्टिकल 36 to 51। बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, देखिए गार्डियन संरक्षक किसको बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून लागू कर देती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में, अगेंस्ट में है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का काम करती है हमारी जुडिशरी सिस्टम। तो इसका जो संरक्षक है वो है जुडिशरी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने पीछे बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे ये आते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर। देखिए पार्ट नंबर 3 जो है वो है फंडामेंटल राइट्स का, ये है पार्ट नंबर 3। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट नंबर 4 और फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, इसमें पजल नहीं होना है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आती हैं 4A के अंदर। तो ये है हमारा जो पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। नेक्स्ट है हु इज एम्पावर्ड टू एनलार्ज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर को कौन एनलार्ज कर सकता है। तो हमारे जो पार्ट 5 है उसमें जो यूनियन जुडिशरी के अंदर आर्टिकल नंबर 138 में प्रावधान दे रखा है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को एनलार्ज कर सकती है। 138 द हाई कोर्ट आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए रिट हमारी 5 तरह की रिट्स दे रखी हैं, 5 तरह की रिट्स हैं जो संविधान की आत्मा बोली जाती हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट भी लागू कर सकता है और हाई कोर्ट में भी इसको एम्पावर्ड है कि वो इसको इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो दे रखा है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के लिए है आर्टिकल नंबर 226। तो इसमें बात की गई है कि हाई कोर्ट को एम्पावर्ड है रिट इशू करने के लिए, तो करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 226। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, ए पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड मे क्वेश्चन हिज डिटेंशन, कि अगर किसी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है, अवरुद्ध किया, निरुद्ध किया गया है, वो क्वेश्चन कर सकता है, अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है। तो किस रिट के द्वारा वो दे सकता है। तो देखिए अनलॉफुल डिटेंशन के लिए जो रिट है वो है रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा वो अपनी डिटेंशन को चुनौती दे सकता है। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर फॉलोइंग आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट अभी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बीच में, और 124 इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। स्टार्टिंग वाला ही इसके अंदर आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए जो 21A है ये बात करता है चिल्ड्रन की एजुकेशन के रिगार्डिंग, और सेम प्रोविजन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है 51A के। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं 21A एंड 51A का के प्रोविजन इसके अंदर कोरिलेट करता है। नेक्स्ट इज 16 नंबर, राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इज, जो राइट टू
होल्ड है, एक्वायर प्रॉपर्टी या स्वामित्व या रखने का अधिकार जो है, ये पहले हमारे आर्टिकल नंबर 31 के अंदर आता था, जिसको बाद में वहां से रिपील करके इसको डाला गया आर्टिकल नंबर 300A के अंदर, और ये अब है हमारा लीगल राइट। पहले था ये फंडामेंटल राइट, पर बाद में इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके इसको डाला गया है लीगल राइट के अंदर। तो आंसर नंबर 3 विल बी द करेक्ट। देन नेक्स्ट, डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की जो डिटेंशन है और प्रिवेंशन है डिटेंशन एक्ट का, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई है किस आर्टिकल के तहत में दी गई है, तो इसको दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर विच आर्टिकल। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वही ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात की थी, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 131। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते ही होते हैं। तो आर्टिकल 131 इज द प्रोविजन वेयर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर दिस आर्टिकल। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अब देखिए, एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एक है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो एडवाइजरी जो जुरिडिक्शन है ये है आर्टिकल नंबर 143 के अंदर। देन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन लाइफ एंड लिबर्टी। कि लाइफ और लिबर्टी का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन दे रखा है वो किस आर्टिकल के तहत में आता है, तो ये है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 के अंतर्गत निवारक निरुद्धि व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। 21, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। कि जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं, कोई भी ऐसा जजमेंट पारी करते हैं, तो वो सभी न्यायालयों के ऊपर क्या है, वो प्रतिबद्ध है उसको लागू करने के लिए। तो ये प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल नंबर 141 के अंदर। आर्टिकल 141 कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंड होगा। Then 22, which of the following jurisdiction cannot be exercised by High Court in India? कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी जुरिडिक्शन क्या है एक्सरसाइज नहीं की जाती। तो इसमें अपीलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास होती है, ओरिजिनल हाई कोर्ट के पास होती है, रिविजनरी हाई कोर्ट के पास होती है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। आर्टिकल क्वेश्चन 23, डॉक्टर B.R. अंबेडकर टर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर B.R. अंबेडकर के द्वारा। अभी मैंने बताया था जो हमारी रिट्स हैं उन्हीं को हमारे संविधान की आत्मा बोला गया है, और रिट्स का जिक्र है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स को इशू करने की। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या है, हमारे संविधान की सोल है। 24, द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। अभी पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने बताया था 36 to 51, और पार्ट 3 है जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, जिसमें प्रोविजन है 12 to 35 आर्टिकल। तो 12 से 35 जो है वो है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 के अंदर काउंट होते हैं। देन 25 नंबर क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू is adopted by framers of Indian Constitution from the Constitution of which country। जो जुडिशियल रिव्यू है इसका
जो अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, जो निर्माता थे भारत के संविधान के, वो किस कंट्री से लिया गया था? तो ये लिया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए के द्वारा जुडिशियल रिव्यू लिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो स्टेट पॉलिसी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसमें से जो नीचे दिए गए हैं कौन सी चीज का जिक्र नहीं किया गया है, किसको नहीं डाला गया है? तो देखिए फर्स्ट है विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल है। सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड फॉर सिटीजन, आर्टिकल 44 काउंट है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसका जिक्र हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं किया गया है। इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज वन इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? अब ये फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट, किस स्टेट की वेलफेयर के लिए, टू इंश्योर डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट लेवल, टू एस्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट और टू इंश्योर लिविंग वेजेस टू वर्कमैन। तो रिलीजियस स्टेट के धर्म आधारित राज्य की स्थापना करने का मोटो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नहीं है, तो आंसर होगा इसका 3। 28, द वर्ड्स यूनियन ऑफ स्टेट इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो जो वर्ड है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये किस कंट्री के द्वारा लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा के द्वारा, ये लिया गया है कनाडा के द्वारा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नेक्स्ट 30, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जो वर्ड है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस कंट्री के द्वारा इसको लिया गया है? ये लिया गया है जापान के द्वारा। देखिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप याद रख सकते हैं कि किस कंट्री से हमें किस प्रोविजन को अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर हर तकरीबन बच्चे पजल होते ही होते हैं एग्जाम के अंदर कि किस कंट्री से हमने किस प्रोविजन को लिया है। तो इसकी एक स्पेशल क्लास मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। देन आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 31, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित नहीं है? देखिए डेमोक्रेटिक हमारे प्रीएम्बल में है, फेडरल है, सेकुलर एंड सोशलिस्ट है, प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है ये हमारे प्रीएम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। क्वेश्चन 32, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर? इसमें देखिए जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे टोटल 7 मेंबर्स थे जो जिन्होंने कमेटी ड्राफ्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इनके जो नाम है ये आप याद रख सकते हैं। इनमें से नाम भी आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था या नहीं था। तो देखिए जो फर्स्ट है वो है ए कृष्ण स्वामी, नंबर 2 एन गोपाल स्वामी, नंबर 3 बी आर अंबेडकर, नंबर 4 ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये आपको याद रखना है। नंबर 4 के एम मुंशी, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे या नहीं थे, या आपके नीचे नाम आ जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। 4 नाम आएंगे, उनमें से एक आपको बताना है। 5th मोहम्मद सदुल्ला,
6th BL मीटर एंड 7th DP खेतान। तो ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। कृष्णन स्वामी, गोपाल स्वामी 2 नाम, BR अम्बेडकर 3rd, KM मुंशी 4th, मोहम्मद सदुल्ला, मीटर एंड खेतान। ये 7 नाम आप याद रख सकते हैं जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। तो 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इसमें पूछा गया अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 वर्ड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आयरलैंड, यूएसए, कनाडा एंड ब्रिटेन। देखिए इसमें ये जो आपके ऑप्शंस हैं ये थोड़े मिस्टेक हैं। इसमें जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ को लिया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको लिया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है इसको लिया गया था अमेरिकन से। तो इस हिसाब से यूएसए एंड ब्रिटेन दोनों ये इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। 34 है द राइट टू हेल्थ इज को कमिटमेंट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि जो राइट टू हेल्थ है वो किसका? ये आता है हमारा राइट टू लाइफ के अंडर में, जो है आर्टिकल नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 इज? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आर्टिकल 19 के अंडर में किस तरह का राइट है? तो ये राइट है आपका क्वालिफाइड राइट, ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहां पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से गो थ्रू हुए हैं। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बने रहिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।